मेडिकल की कभी पढ़ाई नहीं की। और इसलिए मैं ये किसी चीज को क्लेम नहीं कर रहा हूँ। बस डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बोला कि अपने बारे में बताएंगे, हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों कि मैं कई सालों से, यानी कई दस, मतलब कई दशकों से बिल्कुल नियमित है। और इस बात का प्रमाण है कि हमें याद करना पड़ेगा कि मैं कब बीमार पड़ा। 1985 में लास्ट बार मैं बीमार पड़ा था, 1985 में। उसके बाद से मैं बीमार ही नहीं पड़ा। हल्का फुल्का कभी सर्दी जुकाम हुआ वो अलग बात है, मुझे सीरियस इलनेस कभी नहीं हुई, ना आज भी है। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल बेंड का व्यक्ति हूँ, और अच्छे साहित्य पढ़ना, अपने बारे में जानना, ये मेरा शुरुआत से सगल रहा। तो ऐसी कोई मेरी हिस्ट्री नहीं है कि मैं पहले वजनी हो गया, फिर संघर्ष किया, और फिर दुबला बना, या फिर मतलब स्वस्थ बना। मैं लंबे समय से, मैं मेरा बीएमआई या मेरे जितने भी पैरामीटर हैं, चाहे वो विसरल फैट हो, चाहे वो मसल मास हो, फैट हो, जो भी है, यहाँ तक कि बॉडी एज, मैं अपने उम्र से लगभग 17-18 वर्ष, मेरा बॉडी एज हमेशा कम बताता है। तो लेकिन मैं इसको आधार बना करके अन्य लोगों को पिछले 20 सालों से प्रेरित कर रहा हूं कि लोग भी इससे कुछ प्रेरणा लें। सबसे बड़ी प्रेरणा तो रंजना जी हमारी पत्नी है। उनको मैंने प्रयोग के तौर पर लिया कि वो करीब करीब 88-89 केजी की थी, जबकि उनके हाइट के हिसाब से उन्हें लगभग 58-55 केजी ही होना चाहिए। और हमने उन्हें गाइड किया, और पहले घर में एग्जाम्पल बनाया। उन्होंने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, करीब करीब 28 केजी से ज्यादा वेट मैनेज किया उन्होंने। आज भी वो एक रोल मॉडल है, एक एग्जाम्पल है। शुरुआत में कंपनी गार्डन में हम लेके जाते थे, 3 किलोमीटर का वहाँ ट्रैक है, जिसपे वो कम से कम 200 मीटर, 100 मीटर पे ही बैठ के आराम करती, तब आगे बढ़ती थी। बाद में वहीं पर उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि कई कई चक्कर लगाती थी, जॉगिंग कर लेती थी। पान में उन्होंने ड्रास्टिक चेंज लाया, और हमारे उनके बीच में काफी फर्क था, जिसको उन्होंने पूरा एकदम बराबर कर दिया। और रंजना जी को एग्जाम्पल बनाकर हमने सैकड़ों फैमिलीज में उनके स्वास्थ्य में बेहतर काम किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सुमित सर ने, हमारी टीम के बहुत सारे एग्जाम्पल को, हमारा उनका एक वेबसाइट है, उस पे इंस्टा पेज है, जिस पे फ्रीडम फिटनेस फ्रीडम 45 पर पब्लिश भी किया है। उन्होंने रंजना जी की स्टोरी को वहां पर लाइव टेलीकास्ट भी करवाया था। तो सुमित सर के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हम लोग इसमें कुछ कर पा रहे हैं। वही कुछ बताना चाहते हैं। स्पेशली आज हम चाहते हैं कि होलिस्टिक, जो होलिस्टिक हेल्थ है, उसको मैं रखना चाहता हूँ। यद्यपि हजारों बार आप सुन चुके होंगे, कहने का अंदाज अलग हो सकता है, क्योंकि सत्य तो वही रियलाइज सभी लोग करेंगे। दोस्तों, ज्ञान और ज्ञान का एहसास दोनों एक ही चीज नहीं है। ज्ञान और ज्ञान का एहसास दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सारा हम लोग, व्हाट्सएप है, यूनिवर्सिटी है, तमाम सोशल मीडिया पर हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन जिस दिन कोई गुरु मिल जाता है, गाइड मिल जाता है, एहसास करा देता है, उस दिन हम चल पड़ते हैं अपने मिशन की तरफ। तो अगर हमारी किसी बात से आपका ट्रिगर पॉइंट आता है, किसी एक को भी आता है, तो हमारा आज का बोलना सफल होगा दोस्तों। यद्यपि आज यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, बहुत संघर्ष है, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर लाइट पूरी तरह से कट गई है। मीटर रूम में आग लग गई थी। तो मैं कहीं और आकर के किसी तरह मैनेज करके मैं बातें कर रहा हूँ। लेकिन जब मिशन हो, दिल से प्यार हो, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। दोस्तों, होलिस्टिक हेल्थ की जब बात आती है, तो हमारे अस्तित्व के 3 तल हैं: बॉडी, माइंड और सोल। अगर हम समग्र स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो हमें इन तीनों पर बात करनी पड़ेगी।
बॉडी पर भी बात करनी पड़ेगी, माइंड पर भी करनी पड़ेगी और सोल पर भी करनी पड़ेगी। इसको हम अपने अंदाज में इस तरह कह सकते हैं कि होलिस्टिक हेल्थ के प्रैक्टिकल में देखें तो 7 लेयर हम पाते हैं, 7 लेयर्स। 7 लेयर्स कहें तो पहला है, उसमें कुछ बॉडी से रिलेटेड है, कुछ माइंड से रिलेटेड है, कुछ स्पिरिट यानी सोल से रिलेटेड। दोस्तों, पहले हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी, अगर हम इसको समझें तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एक 5 वर्ष का बच्चा है, वो दौड़ रहा है और उसकी मम्मी पीछा कर रही है। बच्चा नहीं मतलब थकता, लेकिन माँ थक जाती है। इसका मतलब है कि बच्चे में एनर्जी लेवल ज्यादा है, माँ में एनर्जी लेवल बहुत उसकी तुलना में कम है। लेकिन बच्चे को माँ उठा लेती है, लेकिन बच्चा माँ को नहीं उठा पाता। इसका मतलब स्ट्रेंथ जो है बच्चे में कम है, माँ में ज्यादा है। यानी एनर्जी से ऊपर हो गया स्ट्रेंथ। और पिताजी आते हैं और बारी बारी से बच्चे को उठाते हैं। मम्मी 1 घंटे में ही थक जाती हैं और पिताजी उसे 2 घंटे उठाए रखते हैं। इसका मतलब स्टेमिना जो है पिता का ज्यादा अच्छा है, उनसे कम माँ का है, और बच्चे का सबसे कम है। यानी एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना। और इसके भी ऊपर है दोस्तों एक और चीज, तीनों जाते हैं बाहर घूमने और भीग जाते हैं, और तीनों का असर अलग लगा रहा है। एक को कुछ नहीं हुआ, एक हॉस्पिटल तक पहुंच गए, एक को हल्का सा बॉडी गर्म हुआ, ठीक हो गए। एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, लगभग एक ही तरह का सब कुछ, फिर अलग क्यों हुआ? यानी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तीनों लोगों की अलग है, उसमें फर्क है। दोस्तों, ये यही खत्म नहीं होता, ये तो बॉडी के लेवल पे है। चलिए थोड़ा माइंड के लेवल पे चलते हैं। माइंड के लेवल पे दोस्तों, अब अगर कोई बुरी खबर आ जाती, याद कीजिए कोविड का समय, या याद कीजिए भगवत गीता, मोह हो जाता है। यानी माइंड में कोई या कोई बुरी खबर आ जाए, कोई बहुत अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है, उसका मतलब एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब कुछ अच्छा है, लेकिन बुरी खबर आ जाए तो देखिए सब कुछ शिथिल पड़ जाता है, उसमें इम्यूनिटी भी काम नहीं करती। कोविड में यही हुआ। बहुत सारे लोग निगेटिव न्यूज सुन सुनकर अंदर से टूट गए, घायल हो गए, और थोड़े से भी चेक हुआ कि उनका पॉजिटिव आया तो उनका प्राणांत होने लगा। इतना तेजी से वो क्रॉनिक हो गया, मामला क्रिटिकल हो गया। तो यानी एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इम्यूनिटी के ऊपर होता है एटीट्यूड। अगर आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, एटीट्यूड को अगर हम व्यापक अर्थों में समझें तो उसको समझ सकते हैं टीम। टीम का मतलब है टी फॉर थॉट, थॉट, ई फॉर इमोशन, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर माइंडसेट। इसको व्यापक अर्थों में समझ सकते हैं। ये जो टीम है यानी माइंडसेट है, ये इम्यूनिटी के भी ऊपर है। अगर मन में कोई प्रॉब्लम आती है तो बॉडी पर उसका रिफ्लेक्शन होता है, मैनिफेस्ट होता है वहां पे। यानी बॉडी के लेवल पे अगर कोई अस्वस्थ है तो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा, क्या कैसे जी रहा है, वो काम नहीं करता उस पर। इसका मतलब हमें होलिस्टिक सोचना पड़ेगा। अब यहीं पर बात खत्म नहीं होती, एटीट्यूड के ऊपर भी कुछ है। वो क्या है? उसके ऊपर आता है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। अगर कोई व्यक्ति ग्रेटफुलनेस में नहीं जीता तो उसका एटीट्यूड ठीक ही नहीं रह सकता। ये बट नेचुरल है कि अगर उसके अंदर अहोभाव नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटफुलनेस नहीं है, तो वो उसका एटीट्यूड ठीक नहीं रह सकता। यानी ग्रेटिट्यूड का ऐसा समझे हम लोग, जो मैं समझता अपने हिसाब से, कि हमारी एक एक कोशिकाएं ऋणी, माता पिता से आई हैं, हमारे क्षिति जल जल पावक गण समीरा, यानी अस्तित्व से ही आई हैं। हमारा जो शरीर है भोजन से बना हुआ, और हमारा एक नवाला हमारे मुंह तक आता है, उसमें पता नहीं कितने लोगों का योगदान है। किसी को लग सकता है कि हमने पेमेंट कर दिया तो सेब खा रहे हैं। तो आपको पैसा दे दिया जाए, सेब कभी नहीं दिया जाए, बनाइए आप सेब।
आपको बटन नहीं दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, बटन बना लीजिए। यानी सब ये इंटरडिपेंडेंसी से चलता है, इसमें अस्तित्व भी है, इंसान भी है, सिस्टम भी है। ग्रेटफुलनेस बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको स्वस्थ होना है तो ग्रेटफुलनेस पे भी काम करना पड़ेगा। यही बात खत्म नहीं होती। देखिए एटीट्यूड के ऊपर देखिए, जब जाते हैं फीलिंग के लेवल पे जाते हैं, तो फिर वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बात चली जाती है, स्पिरिट की तरफ चली जाती है, सोल की तरफ चली जाती है। यानी ग्रेटफुलनेस के ऊपर क्या है? माइंडफुलनेस, हार्टफुलनेस, कॉन्शसनेस। मतलब कि आप माइंडफुलनेस अगर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे खाते समय अगर माइंडफुलनेस नहीं है तो ग्रेटफुलनेस हो ही नहीं सकता। पहले आपको माइंडफुलनेस जीना पड़ेगा भोजन करते समय, तभी आप ग्रेटफुल, माइंडफुलनेस होगा तभी ग्रेटफुलनेस होगा। और सबसे ऊपर है फेथफुलनेस। दोस्तों, ये पूरा होलिस्टिक हेल्थ है, जो बॉडी माइंड और सोल से रिलेटेड। यानी अगर हम ऊपर से, अगर जो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं, अपना दुख भूल जाते दूसरे के दुख के आगे, वो ज्यादा बीमार नहीं हो सकते। उनकी स्वाभाविक रूप से इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है, स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, उनको अपनी थकान पता नहीं लगती, रात भर जगह तब भी थकान नहीं लगती, क्योंकि उनका लेवल ही अलग हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो रही होलिस्टिक हेल्थ के बारे में जो मेरा विचार है, जो मैं समझता हूं। अगर कोई कदम उठाना है दोस्तों अपने हेल्थ के बारे में, हेल्थ के मामले में कोई स्टेप उठाना, पहला स्टेप क्या उठाएं? जैसे हम वेट मैनेज करना चाहते हैं, वेट कम है या ज्यादा है, मैनेज करना चाहते हैं, कुछ भी हेल्थ के संदर्भ में कोई भी स्टेप उठाना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होता है गट। सारी बातें गट से शुरू होती है। हिपोक्रेट्स जो 360 के बीसी के आसपास तक जिंदा रहे, वो बताते हैं कि सारी बीमारियां गट से पैदा होती। हमारी भारतीय मनीषा, हमारा भारतीय चिंतन, आयुर्वेद भी यही कहता है कि सारी बीमारियों का केंद्र, हेडक्वार्टर हमारा गट ही है। स्वास्थ्य का केंद्र भी है और बीमारी का भी केंद्र है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी गट को कैसे रखते हैं। 1990 के दशक के पहले गट के बारे में, गट का मतलब सामान्य भाषा में पेट है, वैसे पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको गट कर सकते हैं। स्पेशली अगर डिक्शनरी में देखें तो वहां तो ये लिखा है कि छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत का जो पोर्शन स्पेशली गट होता है, उसमें गट फ्लोरा होता है, ये सब बातें। यानी आप मेनली छोटी आंत और बड़ी आंत को समझें। कहते हैं उसमें जो माइक्रोबायोम है, माइक्रोबायोटा, उसमें ट्रिलियन में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। केवल बैक्टीरिया नहीं, उसमें वायरस भी है, बहुत सारे तरह के वायरस और फंजाई, यानी 500 तरह की प्रजातियों के वहां बैक्टीरिया वायरस सब है। और जितना इंसान के शरीर में सेल है पूरी, उससे 10 गुना ज्यादा है। और गट माइक्रोबायोम के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई थी शुरू में। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में इस पर सीरियस अध्ययन शुरू हुआ। करीब 30 साल ही पुरानी कहानी है ये। 2007 में, 2007 से 2012 के बीच में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पूरा प्रोजेक्ट चलाया इस पर, गट माइक्रोबायोम पर स्टडी करने के लिए। 2008 में एक नोबेल प्राइज मिला था, वो भी घुमा फिरा करके गट और इससे रिलेटेड ही था, यद्यपि इनडायरेक्ट में था, लेकिन इसी से रिलेटेड था वो। दोस्तों, 2007 में 2007 में एक वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने एक बड़ी नई बात बताई। विलियम पार्कर, पार्कर और उनकी टीम है। उन्होंने बोला, अब ये पब्लिश हुआ, इसके बाद बहुत सारे अध्ययन हुए। बड़ा अजीब लगेगा कि 50 साल से हम लोग ये कहते आए कि गट का जो हमारे अपेंडिक्स होता है वो यूजलेस है, बेकार है, लोग फैशनेबल तरीके से निकलवा देते हैं। लेकिन एक अभी 2007 में ये अध्ययन पब्लिश हुआ, उसके बाद बहुत सारे अध्ययन हुए, ये प्रमाणित किया जा रहा है कि वो फालतू नहीं है। जब हमें सीवियर डायरिया हो जाता है, सीवियर को इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत सारा सब हमारे
बैक्टीरिया बाहर चले जाते हैं, तो वो एक तरह से उनका सेफ हाउस है वो। वहां पर उनकी मतलब पॉपुलेट करने के लिए वहां बैक्टीरिया लेके जाते हैं वहां पे। और जब हमारी लाइफ स्टाइल खान पान पूरी तरह एसिडिक हो जाता, बहुत ज्यादा विकृत हो जाता, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर वो जब वहां पे बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते दोस्तों, वहां पे गट में अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया का एक संतुलन होना चाहिए। अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं 85% और बुरे बैक्टीरिया 15%। अब जब ये संतुलन हो जाता है तो कहते हैं गट में डिसबायोसिस हो गया। जब कुछ ज्यादा ही बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते, वो हावी हो जाते, तो अपना वहां पर इकोलॉजी डेवलप करते, अपना अपने हिसाब से पूरी बॉडी का साम्राज्य चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बुरे बैक्टीरिया इस तरह के होंगे, हावी हो जाएंगे, तो अपेंडिक्स को भी तो नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो अच्छा बैक्टीरिया सब हटा देना चाहते हैं। या फिर सबसे बड़ी दुश्मन तो ये जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं वो हमारी गट बैक्टीरिया के लिए। आधुनिक शोध बताते हैं कि हमारा अगर गट हेल्दी गट हो जाए, गट को हम सही कर लें, हम अपने स्वास्थ्य पर सबसे पहला और सबसे अच्छा कदम लेके आएंगे। जरा गट के बारे में समझें कि गट क्या करता है। देखिए, गट का 2000 करीब 10 में ये सिद्ध हुआ कि गट और ब्रेन का एक्सिस है। इसके बाद बहुत सारे शोध प्रकाशित हुए इस पे, गट ब्रेन एक्सिस। और गट के मामले में ये पता लगा कि हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम का गट से सीधा रिश्ता है, मेटाबॉलिक सिस्टम। और ये भी स्पष्ट पता चला कि सीधा ओबेसिटी से इसका रिश्ता है, डायबिटीज मेलाइटस से इसका सीधा रिश्ता है, इम्यूनिटी से सीधा रिश्ता है, हमारे हार्मोनल डिजार्डर जो होते हैं उसका पूरा सिस्टम, उससे उसका सीधा रिश्ता है, हमारी स्किन से सीधा रिश्ता है। पता लगता है बाहर की स्किन ही हमारे मुंह से होते हुए अंदर भी जो हमारी लाइनिंग वो घूम के वहीं तक गई है, पूरा स्किन ही तो वो इस तरह से है। कहने का मतलब है कि गट में जब बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो गट लीकी हो जाता है दोस्तों। उस लीकेज के कारण उसमें जो पोषक तत्व एसिमिलेट होने चाहिए, तो उसकी जगह खराब चीजें भी, टॉक्सिन अंदर चले जाते हैं। और गट में बुरे बैक्टीरिया हावी होते हैं तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, फैटी लीवर की संभावना बढ़ जाती है। हमारी इम्यूनिटी इम्यूनिटी के जो 70% इम्यून सेल जो होती है वहीं पर बनती है गट में। हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर जो 90% जो सेरोटोनिन है वहीं हमारे गट में बनता है। जो हमारी क्रेविंग है, जब अच्छे बैक्टीरिया दब जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया वहां हावी हो जाते हैं, तो शरीर को ही नहीं आपके माइंड सेट को अपने हिसाब से चलाते हैं। आपको वो चीज खाने पर प्रेरित करेंगे जिससे उनकी संख्या बढ़े, बुरे बैक्टीरिया की। वो ऐसी दैनंदिनी ऐसी रूटीन के लिए प्रेरित करें कि जिससे उनकी संख्या बढ़े। देर रात तक जगेंगे आप तो बुरे बैक्टीरिया हावी होंगे, उनका साम्राज्य चलेगा। क्रेविंग गट ब्रेन एक्सिस के कारण ही आता है। अगर बार बार पेट भरा फिर भी भूख लग रही, क्रेविंग, या फिर अल्कोहल नशा ये सब, या फिर जंक फूड, बहुत सारा प्रोसेस किया हो फूड, क्योंकि अच्छा भोजन जो प्रोसेस नहीं किया होगा, जो एकदम से नेचुरल होगा, उससे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे। फाइबर अच्छे बैक्टीरिया का दोस्त है, भोजन है, तो फाइबर नहीं चाहेंगे बुरे बैक्टीरिया के पेट में आए, तो ऐसा खाने के लिए प्रेरित करेंगे ऐसा खाना खाएं कि उन्हीं की संख्या बढ़े बुरे बैक्टीरिया की। तो आप जरा सोचिए कि कितने ही चमत्कारिक ये शोध है कि सारा रहस्य हमारे गट में है। हम 1/9 तो हम बैक्टीरिया हैं, हमारा अंदर पूरी कॉलोनी है, साम्राज्य है। हम कहते हैं ना पुरुष, हम लोग पता चला कि हम लोग एक साम्राज्य में हैं अंदर में, हमारे सेल से ज्यादा तो बैक्टीरिया है यहाँ पे। अब सवाल ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति वेट मैनेज करना चाहता है, स्वस्थ जिंदगी जीना चाहता है, तो पहले सबसे पहले गट को ठीक करना पड़ेगा। और एक चीज दोस्तों वहां पे है, अभी पता लगा है, मतलब ये सब आधुनिक साइंस बता रही कि वहां पे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड कैसे बनता है? जो हम लोग फाइबर खाते हैं, फाइबर युक्त भोजन से हमारे अच्छे बैक्टीरिया वहां पे पनपते हैं, उनका भोजन होता है, फाइबर फर्मेंट होकर के शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है। और ये शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड है ये हमारे कोलोन के पीएच को मेंटेन करता है, हमारी इम्यूनिटी
सेल को बनाने में सहयोग करता है, हमारा हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको दुरुस्त करता है, हमारी ओबेसिटी को मेंटेन मतलब कि बढ़ने से, मोटापा बढ़ने से रोकता है। यानी हमारा हाइपर टेंशन हो रहा है, हमें मूड हमारा स्विंग कर रहा है, हैप्पी हार्मोन्स कमी है, वो सब ये शार्ट एंड फैटी एसिड अगर है तो मैनेज करता है। लेकिन बुरे बैक्टीरिया शार्ट एंड फैटी एसिड नहीं बनने देते। बड़ी हमने सच में एहसास किया कि अगर सच में मानव और दानव की लड़ाई चल रही तो हमारे गट में चल रही। तो दोस्तों, अब आते हैं कि गट को ठीक कैसे करेंगे। इसके लिए हम बोलेंगे DEAR। डी फॉर डाइट, ई फॉर इमोशन, ए फॉर एक्टिविटी, आर फॉर रूटीन। इसी डियर से ही पूरा अपने गट माइक्रोबायोम को हम डियर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पता कैसे चले गट के बारे में कि गट खराब है? तब तो पता चले, तब तो कुछ सीरियस अध्ययन, सीरियस स्टेप उठाएंगे। एक बात जान लीजिए, अगर पेट बड़ा है और कड़ा है तो पक्का जान लीजिए कि आपके पेट में, आपके गट में बुरे बैक्टीरिया शासन में। इसके अलावा अलग अलग तरीके से गट हमें मैनिफेस्ट करती है, बातें हमें संदेश भेजती है, बात करती है हमसे, बहुत तरह से बात करती है। और हमारे तरह से कैसे बात करती है? इफ, आ, ओ, बी सी, डी सी। आपको लग रहा हो ये क्या बोल रहे हैं? जी नहीं, बहुत अच्छी बात करते हुए बता रहा हूं। इफ, आ, आई, एफ, ए, एच, ओ, एच, बी सी, डी सी। इफ, आ, ओ, बी सी, डी सी, ये क्या है? इफ का मतलब है, इफ का मतलब है दोस्तों इन्फ्लेमेशन। एक डिजीज है, क्रोहन्स डिजीज हो जाएगा, ऑटोइम्यून डिजीज, यानी इन्फ्लेमेशन। बीमारियां सब में सूजन है, सूजनकारी बीमारी, डॉक्टर स्टेंट बोलते हैं सूजनकारी बीमारी। इफ यानी इन्फ्लेमेशन। और फैटी लीवर, लीवर पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, इसका मतलब गट में प्रॉब्लम। आपका गट कुछ जरूरत से ज्यादा दूसरी चीजें, विजाती चीजें अट्रैक्ट कर रहा है, क्रेविंग के सारे, जैसे भी नाश्ता वगैरह या कुछ भी गलत खान पान, जंक फूड, डेड फूड, इस तरह से। इफ यानी इन्फ्लेमेशन और फैटी एसिड। और आ का मतलब होता है दोस्तों अर्थराइटिस और हाइपरटेंशन। अर्थराइटिस में ऐसी भी अर्थराइटिस होती है कि सारे जो में सूजन आ जाता है। तो अर्थराइटिस का भी संबंध वहीं से जाता है। और हाइपरटेंशन मैंने बताया गट का ब्रेन से एक्सिस है। यानी अगर बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, हाइपरटेंशन है, तो कहीं ना कहीं गट में बुरे बैक्टीरिया अपना शासन चला रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन है वहां पे। हाइपरटेंशन, इसका मतलब ओ का मतलब है ओबिसिटी और हार्मोनल डिजार्डर। हार्मोनल अगर समस्या बहुत ज्यादा है, यानी सोने का जब हार्मोन आना चाहिए मेलाटोनिन, तो आपका सेरोटोनिन आ रहा है। इसका मतलब है कि जब कार्टिसोल सो जाना चाहिए तो आपका जग रहा है। हार्मोनल डिजार्डर, इसका मतलब है कि गट में प्रॉब्लम है। ओबिसिटी, मोटापा, एकदम पक्का प्रमाण है कि गट में बुरे बैक्टीरिया खूब आपको क्रिएट कर रहे हैं उल्टा सीधा। कैंसर के जितने मरीज हैं वहां पर भी वो सिचुएशन है। यानी इसके अलावा दोस्तों, इज का मतलब है, इज का मतलब इन प्रेशर, सी फॉर कैंसर, डी फॉर डायबिटीज, और लास्ट के सी फॉर कार्डियोवास्कुलर। इफ आह ओ बी, इज बी सी डी सी, मतलब ये बोलता है, अजीब सी भाषा होगी चूंकि अभी अजीब सा साम्राज्य वहां पे। तो ठीक करने के लिए, डियर करने के लिए दोस्तों, हमें डाइट पे बात करनी पड़ेगी। समय देख रहा हूं सर, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। आप जी। समय लीजिए। डियर का मतलब देखिए, डी फॉर डाइट। अगर आप गट को ठीक करना चाहते तो पहले उसमें से एक कदम है डाइट पर।
एक है कि अपने इमोशंस पर, एक है एक्टिविटी पर, और फिर है रूटीन पर। सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, रूटीन पे आते हैं। दोस्तों, हमारा जो एक गट है, इसका सर्काडियन रिदम से भी रिश्ता है। थोड़ा सर्काडियन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम डियर पे आते पूरी तरह से। और डियर पे बात करके मेरी बात भी लगभग पूरी हो जाएगी। सर्काडियन रिदम ये भी नया टॉपिक है। पिछले 30-40 सालों से वैज्ञानिकों में बहुत ही रुचि का विषय है। बहुत सारे सारे शोध इस पर हुए हैं, और 2017 में 3 वैज्ञानिकों को सर्काडियन रिदम पर खोज करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उस पर सर्काडियन रिदम का क्या फर्क पड़ता है, इसी पे नोबेल प्राइज मिला हुआ 2017 में। यानी सर्काडियन रिदम का रिश्ता ये स्टेब्लिश किया गया है कि गट से भी है, स्पेशली गट में जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे भी है। क्योंकि जितने भी जंतु वनस्पतियां सूक्ष्म जितने भी जीव हैं इंसान के अलावा, सब पर वो सर्काडियन का रिश्ता। सर्काडियन का मतलब है सूर्यास्त और सूर्योदय के ये लय में ही हमारे अस्तित्व का विकास हुआ। हम इवॉल्व हुए हैं सूर्यास्त और सूर्योदय के हिसाब से, और उसी हिसाब से हमारा पूरी पूरी फिजियोलॉजी डेवलप हुई है। दोस्तों, जब सूर्यास्त हो जाता है तो मेलाटोनिन नामक नींद का हार्मोन सेक्रेट होना शुरू करता है। बूंद बूंद करके इंडोक्राइन ग्लैंड है तो हमारे ब्लड में आना शुरू करेगा। और एक बूंद दो बूंद से नदी थोड़े कहलाएगी। पानी अगर एक दो बूंद कहीं गिराएंगे, 4 बूंद गिराएंगे, नदी नहीं। लेकिन जब धारा बनेगी तो नदी बोल सकते। 9 बजे के आसपास वो धारा बन जाती। 9 बजे से लेके 11 बजे रात में वो प्रचंडता में आ जाता है। बॉडी उस समय रिलैक्स हो जाना चाहिए, यानी रिलैक्सेशन, ऐसी गतिविधि में आप आए कि रिलैक्स रिलैक्स। और यहां तक बताया जाता है कि अगर आपको कुछ मेडिटेशन भी करना है तो आप उस समय ध्यान भी करना है तो लेट के कर सकते हैं, रिलैक्स होकर कर सकते हैं, जिससे आराम से नींद में चले जाए। लेकिन ये जो 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कर दी, उसके बाद से लाइट एट नाइट मीन्स इनडेफिनाइट हो गया। यानी 100 साल में बहुत सारे देशों में फैलते फैलते अब हर देश में रातें चकाचौंध हो गई। प्रकाश का मेलाटोनिन हार्मोन से दूर दूर का विरोधी रिश्ता है। यानी प्रकाश जो मेलाटोनिन को सप्रेस कर देता है। आजकल बहुत तरह की ब्लू लाइट, हमारा पास मोबाइल है, टीवी है, हमारा लैपटॉप है, फोन है, कुछ भी सब जगह से ब्लू लाइट आ रही है। यहाँ तक इंटीरियर ऐसा करा लिया घर में, ब्लू लाइट से सप्रेस होता चला जा रहा है। प्रमाण के तौर पे 1980 में न्यूयॉर्क शहर में लगभग 30% लोग नींद की दवा ले रहे थे। आजकल तो मेलाटोनिन के इंजेक्शन और टैबलेट, इस सब भी बातें हो रही आ रहे हैं। यानी उस समय वो विकसित था, जितने भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थे वहां बहुत तेजी से फैला, वहां पर नींद की बीमारी आ गई। मेलाटोनिन का दुश्मन है प्रकाश। दिन में प्रकाश, ये जीवन हो सकता, रात में प्रदूषण है। हम नहीं बोल रहे हैं, वैज्ञानिकों ने बोला इसे। लैन की बात करते हैं, लाइट एट नाइट को प्रदूषण बोलते हैं। तो ये सर्काडियन रिदम दोस्तों, अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा गट ठीक नहीं हो सकता। और रात में जागने पर 9 से 11 के बीच में हमें सोशल मीडिया से, स्क्रीन से हट जाना चाहिए। कुछ किताब वगैरह पढ़ना चाहिए, आगे के जीवन डे का प्लान करना चाहिए। यानी हमें रिलैक्स होते चले जाना चाहिए। लेकिन अब वर्तमान में क्या आप क्या देखते हैं, पार्टियां हो रही हैं, अल्कोहल चल रहा है, डांस चल रहा है, बिल्कुल गरिष्ठ भोजन चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है। इवन कि लोग जिम में जा करके उस समय जब मेलाटोनिन आता है दोस्तों, तो कार्टिसोल का लेवल डाउन हो जाना चाहिए। लोग स्ट्राइड खा खा करके उसका इंजेक्शन लेके या उसकी व्यवस्था करके जिम में जा रहे हैं, और जिम में रात में रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि उस समय कार्टिसोल विदा रहता है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्सेशन का टाइम है, नींद का टाइम है, नींद की तैयारी का टाइम है। नेचर ब्रेक लगा रहा है। यानी मेलाटोनिन का मतलब नेचर ब्रेक लगा रहा है। एक्सीलरेटर का मतलब सेराटोनिन का संबंध प्रकाश से है। अब नेचर ब्रेक लगा रहा है, आप जो है एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, तो हार्ट अटैक तो आएगा ही आएगा। कैसे स्वस्थ रहेंगे आप? अब कार्टिसोल जो है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, फ्लाइट और फाइट वाला, कि जब आपको स्ट्रेस रहेगा
अगर शांत नहीं रहेंगे, वो जागता रहेगा तो फिर उसको ग्लूकोज भी चाहिए, लीवर को तरह तरह का वो सिग्नल देगा। दोस्तों जब ये मेलाटोनिन आता है तो हमारे सिग्नल जाते हैं लीवर में कि भैया अपना काम चेंज कर दो, अब किचन बंद हो जाएगा, सफाई का काम करो, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करो, आगे की तैयारी करो और हीलिंग का काम करो। बहुत सारा वो रात में काम करता है, तब करता है जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया जो निश्चेष्ट हो जाती, तब जो है हमारा मन भी सो जाता है गहरी नींद में, तब जाकर वो काम होता है। इसलिए रात में हीलिंग तेज हो जाती है। लेकिन हमारा बॉबल मोमेंट भी कहते 10:30 बजे रात वो सप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन 10:30 बजे रात पार्टियां चल रही। जब हम उल्टी दिशा में चलेंगे, नेचर सूरज ही जीवन है, सूरज के नियम के खिलाफ, उसके लय के खिलाफ जाएंगे, गट छोड़िए हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। और जैसे 4 बजता भोर का ये कार्टिसोल जगना चालू हो जाता, बिना उसके हम जग नहीं सकते। कार्टिसोल जगेगा तभी हम नींद से उठ पाएंगे, कार्टिसोल नहीं जगेगा, उसका मात्रा नहीं बढ़ेगी तो जग नहीं पाएगा। और जैसे सूर्योदय आता है, अगर आप घड़ी मिलाना चाहते हैं, ये बायोलॉजिकल घड़ी मिलाना चाहते हैं, तो सूर्योदय से नेचुरल लाइट में बाहर जाना चाहिए। 5 से 7 में कहा जाता है हमारे यहाँ, 5 से 7 संध्या वंदन का टाइम शाम को है, सुबह प्रातः वंदन का है। दोनों समय पे 5 से 7 सुबह और शाम नहीं सोना चाहिए। एक समय सूर्य का हमें स्वागत करने के लिए बाहर खड़े होना चाहिए, वो पूरे मोहल्ले को लेकर के, और शाम को संध्या बंदन विदाई के करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सर्काडियन रिदम हमारी पूरी डिस्टर्ब हो गई, अब रात को रात नहीं समझते लोग, दिन इसको इसको उपलब्धि मान रहे हैं। ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की रात में जागता है दिन पढ़ता है तो वो बहुत गर्व फील करते हैं, लेकिन ये अध्ययन बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बच्चों की एज कम हो जाए, कारण कि वो उल्टा चल रहे हैं, उनका जो सिस्टम पलट जा रहा है। तो सर्काडियन रिदम, एक पुस्तक है दोस्तों, चेंज योर स्केड्यूल चेंज योर लाइफ बाय डॉक्टर सुहास क्षीरसागर, बड़ी अच्छी किताब उन्होंने लिखी है। इसको अगर समझना चाहते तो उसमें समझ सकते हैं, मैंने पढ़ा इसलिए बता रहा हूं। सवाल यह है, वो कहते हैं कि आप क्या खाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कब खाते हैं। बहुत बढ़िया भोजन आप ले रहे हैं, अगर आप गलत टाइम ले रहे हैं, रात में ले रहे हैं 9 बजे 10 बजे 11 बजे, तो वो जंक बन जाएगा, डेड फूड हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इंसुलिन जो है जब जब हमारा ये मेलाटोनिन आएगा तो इंसुलिन सप्रेस हो जाना चाहिए, इंसुलिन से काम रात भर ले रहे हैं। तो दोस्तों रूटीन पर सबसे पहले काम करना पड़ेगा। रूटीन का मतलब क्रोनो 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 न्यूट्रिशन की बात की जाती है। क्रोनो न्यूट्रिशन क्या है, कब खाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। रात भर बॉडी ने काम किया है, आप सवेरे जरूरत है उसको अमीनो एसिड देने के, बहुत सारे पोषक तत्व देने की, सुबह ध्यान ही नहीं, सुबह उसकी बोहनी करा रहे हैं चाय से। और चाय कॉफी जितने भी नमकीन बिस्किट जलेबी उल्टा पुल्टा ही खाएंगे, जितने बुरे बैक्टीरिया उनके सहारा करने के लिए, उनका साम्राज्य स्थापित करने के लिए। अगर ढंग से समझा जाए दोस्तों वैज्ञानिक रूप से, तो बहुत आसानी से गट को ठीक किया जा सकता है। अब बिना गट को ठीक किए कोई वेट मैनेज कर रहा है तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह गलत है। एक बार ठीक भी हो जाएगा तो पता चलेगा वेट तो कम हो गया। ऐसे ऐसे तमाम मार्केट में लोग हैं वेट मैनेज करा रहे हैं, उनसे मतलब नहीं कि फैट डाउन हुआ तो मसल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फैट कम होना चाहिए तो मसल बढ़ना चाहिए। लेकिन वो फैट कम हो रहा है तो मसल भी कम हो जा रहा है, वो बूढ़े हो जा रहे लोग। एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, अगर हमारा फैट कम हो, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाना चाहिए, हमारा इंडोरेंस पावर बढ़ जानी चाहिए, हमारी स्टेमिना बढ़ जानी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जानी चाहिए। तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन, सुबह वाला आहार की सबसे ज्यादा वैल्यू है। हमें मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे बात करनी पड़ेगी, सुबह सबसे अच्छा खाने की बात करनी पड़ेगी, शाम को सबसे कम या ना के बराबर 7 AM से 7 PM के बीच में ही इस खाने की विंडो को रखना पड़ेगा। और खाने में डाइट की अगर बात करें दोस्तों, तो माइंडफुल ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुल ईटिंग, अगर आप टीवी देखते हुए, बात करते हुए, न्यूज सुनते हुए, रील देखते हुए, सोशल मीडिया हैंडल करते हुए अगर खाते हैं, तो आप ग्रेटफुलनेस के साथ नहीं खा रहे हैं, पूरी भावनाएं नहीं जोड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं। माइंडफुलनेस से अगर खाना कोई खाता है और माइंडफुलनेस एक वर्ग नहीं खाता, दोनों में जो माइंडफुलनेस से खाता है वो कम खाने में ही संतुष्ट हो जाता है और उसके शरीर में ज्यादा खाना लगता है। माइंडफुलनेस ईटिंग की बात, अगर आप माइंडफुलनेस के साथ ईटिंग करेंगे, प्लस
आप जितने भी जंक हैं, अगर आप 10 दिन का संकल्प कर लें कि जानबूझ करके सब अच्छा डालेंगे पेट के अंदर, जिससे हमारे अच्छे बैक्टीरिया, ज्यादा ही गड़बड़ हो गए तो उसमें कुछ प्री प्रोबायोटिक ले लीजिए। प्री का मतलब अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है, प्रो का मतलब अच्छे बैक्टीरिया का सीड है, उसको ले लीजिए। और 10 दिन में कैफिनेटेड सारी चीज हटा दीजिए, चाय हटा दीजिए, चीनी संबंधित सारी प्रोडक्ट हटा दीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूध यानी किसी भी तरह का डेयरी आइटम होता है वो हमारे बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मेडिटेशन वगैरह पे आइए। थोड़ा स्ट्रेस, यानी अभी हम यहाँ डियर में एक एटीट्यूड भी है, तो स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, हार्टफुलनेस, जो भी आध्यात्मिक साहित्य है उनसे उनको पढ़ें, कुछ अच्छे कोच के सहारे, कुछ अच्छा अच्छा इंस्पिरेशन ले, कम्युनिटी के सहारे अपने को बल प्रदान करें। यानी आपको माइंडफुलनेस साथ ईटिंग भी करनी है, प्लस एक्टिविटी। एक्टिविटी तो आप समझिए कि जैसे ये हालत हो गई है कि लोगों को जैसे श्रम से एकदम से दुश्मनी हो गई है। मतलब चाहे दोस्तों, जो चाहे एआई का युग आ जाए, चाहे जो ने 5G की युग आ जाए, चाहे कुछ भी युग आ जाए, न कोई टैबलेट, न सिरप, न इंजेक्शन, कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको एक्सरसाइज में कोई नौकर भी नहीं रख सकते, आपको खुद अपनी आत्मा को इन्वॉल्व करके करना है। यानी आपको एक्टिविटी, जीवन में एक्टिविटी नहीं है। अगर आप ईट यानी जो हमारा एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस है, एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एक्टिविटी करते हैं उससे जो बॉडी गर्म होता है, उससे जो ऊर्जा खर्च होती है, जानबूझ करके हम जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तैर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उससे जो ऊर्जा खर्च होती है वो अलग है। और हमारे जीवन में कि हम कितना शारीरिक श्रम करते हैं, हम अगर दोस्तों, अगर हम ये प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक बीमारी भी होती है सार्कोपीनिया, यानी हमारे मसल्स का क्षरण हो जाता है। हड्डियां बहुत अच्छी है, मसल्स में दम ही नहीं तो आपको उठा बैठा पाए। और मसल अगर क्षरण हो जाता है तो बहुत तेजी से 35 साल के बाद मतलब कि हर साल, हर 10 साल में काफी परसेंटेज डाउन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन तक लेटा रहे तो उसका मसल अपने आप बहुत डाउन हो जाता है। और जब आप मसल्स में दम नहीं रहेगा तो उठ बैठ नहीं पाएंगे। तो लाइफ का मतलब क्या? लाइफ का मतलब LIFE, लिविंग इन फ्रीडम एवरी डे। फ्रीडम चली गई, किसी और पर निर्भर हो गए तो आपका वो डेथ। अगर किसी और पर निर्भर है तो आपका लाइफ स्पैन नहीं है, वो डेथ स्पैन है, वो स्लो डेथ स्पैन है। अगर आप दवाइयों पर निर्भर हैं तो क्या लाइफ थोड़े है वो, बस लाइफ है, ऐसे चल रही है। लाइफ का मतलब है आपको आजादी तो होनी चाहिए। लाइफ का मतलब आजादी। DEAR, डाइट, इमोशन। ये इमोशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती है। इमोशनल, जो जो हमारे बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं, डेडली इमोशन, चिंता, घृणा, द्वेष, तुलना, क्रोध, मतलब बहुत सारे लोग इन सब से कुंठाओं से भरे हुए हैं। और उनका बुरा बैक्टीरिया सदैव भोजन पाता, वहां से एनर्जी, उल्टी एनर्जी। तो आपको इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। और स्ट्रेस अगर सही नहीं रहेगा तो कार्टिसोल कभी सोएगा नहीं, आप जागते रहेंगे। जब जागना चाहिए तब सोएंगे, जब सोना चाहिए तब जागेंगे। क्या खाते हैं? डॉक्टर क्षीर सागर ने लिखा, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कब उठते हैं, कब उठते, उठने के बाद क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। वो बहुत सारे सवाल देते, अगर आप ये सब का जवाब दे दीजिए तो मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन बीमारी कब होगी, आपका स्ट्रेस लेवल क्या होगा, आप कितना जिंदा होने रहने की संभावना आपकी है, क्या क्या बीमारियां होगी, आपका मतलब फैमिली लाइफ कैसा होगा, आपकी सोशल लाइफ। और जो ये गट माइक्रोबायोम के बारे में स्टडी हुई है, सर्काडियन पे स्टडी हुई, सबका उन्होंने उसमें बहुत सारा निचोड़ रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से दो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप पहले तो सर्काडियन पर ध्यान देना पड़ेगा, और फिर डाइट पर। उसके साथ साथ अन्य जो हमारे आ, अगर डाइट में बात करें उसमें हाइड्रेशन की बात आती है। अगर हम इमोशन की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है। अगर हम उसमें एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसमें ईट और नीट दोनों आती है। एक तो जानबूझ के एक्सरसाइज करना होता है, एक होता है कि हम पैदल चलें।
बिल्कुल श्रम नहीं करना चाहते, जैसे बेशरम का मतलब बेशरम हो गए लोग, श्रम नहीं करना चाहते। लोग जब पैसे वाले हुए, पैसा आया तो आ, लोग बस वही घी चुपड़ी रोटी चाहिए, श्रम नहीं चाहिए। अगर आप श्रम नहीं करेंगे तो अंदर में हर कोशिका में ये समुद्र मंथन चल रहा है दोस्तों। और हमारी कोशिकाओं में ये हमारे रंध्र से तमाम विजाती चीजें टॉक्सिन बाहर होते हैं जब हम एक्सरसाइज के समय पसीना निकालते हैं। सूक्ष्म गंदगी। वैज्ञानिकों ने हमारी स्किन को लेप कर दिया पेंट से, देखा कि सफोकेट होने लगा आदमी, नाक कान से फूला, तब भी मुंह खुला है। इसका मतलब हम सांस लेते हैं हमारे रंध्रों से। आपके दरवाजे का खिड़की और दरवाजे सब ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है, जाम हो गया है, तो आप जब ठंडक लगनी चाहिए तो गर्मी लग रही, गर्मी लगनी चाहिए ठंडक लगनी चाहिए। हमारी कोशिकाओं में समुद्र मंथन हो रहा है, वहां अमृत और विष दोनों बनता है। जब वहां ऑक्सीडेशन होता है, फ्री रेडिकल क्या मतलब वो विष बनता है। अमृत का मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनता है, एनर्जी करेंसी। दोस्तों हर कोशिका में ये बन रहा है। और कैंसर से रिश्ता दिखा करके किस तरह से हमारा ये माइक्रोबायोम के जो बुरे बैक्टीरिया है किस तरह से कैंसर डेवलप करते हैं लीकी गट के सहारे। ये 2008 का नोबेल प्राइज पढ़ लीजिए, उसमें इस बात का जिक्र है। सवाल यह है दोस्तों कि अगर आप गट और ब्रेन का एक्सेस है, कि नर्वस सिस्टम हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एंटरिक नर्वस सिस्टम, इसमें जब कहानी चल रही है, सेकंड ब्रेन बोला गया गट को, तो बचा फिर क्या। यानी हम खुद स्वयं में है ही नहीं, हमारे बुरे बैक्टीरिया हमको जिधर घुमा रहे हम घूम रहे हैं। तो भैया अपने पहले तो हम आजादी की लड़ाई तो लड़ लिए, 15 अगस्त को आजाद हो गए। जरा अपनी अपनी आजादी लड़ लें हम लोग, बुरे बैक्टीरिया से मुक्त हो जाएं, अच्छे बैक्टीरिया का शासन ले आए। निश्चित रूप से हम लोग स्वस्थ रहेंगे, सफल रहेंगे। हैव अ नाइस डे दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू, बैक टू माय होस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पीसी मौर्य सर। आपका जो नॉलेज है और जिस ढंग से आपने शेयर किया हम लोग के साथ, स्वास्थ्य के हर स्तर पर बात किया, बॉडी माइंड स्पिरिट। और फिर आपने जो एक आज सबको एक फॉर्मूला दिया कि अगर आपकी गट अच्छी तो सब कुछ अच्छा, और उसको कितने अच्छे तरीके से आपने बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी। और थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम आपको चाहेंगे कि आप बार बार हमारे साथ आएं, उस तरह से अपने जो विचार हैं उनको शेयर करें और हमको लाभान्वित करें। अब थोड़ा सा समय हम लोग लेंगे इंटरेक्शन का। आप सब लोग फ्री हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कुछ कहना चाहें मौर्य जी से तो उनसे बात कर सकते हैं। तो लेकिन आपको सबसे पहले हैंड रेज करना पड़ेगा, और जब आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको फिर अनम्यूट करूंगा। यस, ज्योति रंजन जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और आप पूछ सकते हैं। यस सर। जी सर। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा सर। और मौर्य सर, बहुत 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 धन्यवाद। मतलब हम सब इतने ओके सर। ब्लेस्ड हैं कि आज आपको और इस एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन के साथ इतनी इन डेप्थ, और मतलब जो आपने छोटे छोटे शब्द बना करके पूछे, बताया जो आपने, तो वो बहुत कम शब्दों में इतनी जबरदस्त क्लैरिटी दे गया मुझसे। मुझे एक जगह में मिस कर गया, मैं साथ साथ टाइप कर रहा था। वो आपने जो बताया था, जो सेवन, ये बॉडी माइंड सोल का जो सेवन ये बताया था, उसमें एटीट्यूड में आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, टीम, टी। TAM। तो टी फॉर थॉट था, ई में मिस कर गया टाइप करना। टी फॉर थॉट, ई फॉर इमोशन, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर माइंडसेट। थैंक यू सो मच सर, बस जी सर। इतना ही जानना था। थैंक यू वंस अगेन। बैक टू यू सर। यस, AP सिंह जी। आ, सर प्रणाम, सभी को प्रणाम। मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है सर। सर ने कहा कि दूध से बने पदार्थ को खाना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, यानी गट के लिए। क्या दही खाना उचित नहीं है? हमारे हिसाब से जो हम समझ पाए हैं, अगर आप नींद के टाइम पे खाना खाएंगे, जब किचन बंद हो गया, लीवर जो है
अपना काम चेंज कर दिया। जैसे सूर्यास्त होता है तो सिग्नल लीवर में जाता है कि भैया अपने काम करने का तरीका चेंज करो। अभी तक तो एनर्जी देने वाला काम कर रहे थे, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहे थे। अब आप डिटॉक्सिफिकेशन का काम करो, अब वो काम बंद कर दिया है। थोड़ा अर्ली खा लें। मतलब नो डाउट गट के लिए दही अच्छी चीज है, उसमें अच्छे गट बैक्टीरिया को पोषण मिलता है। लेकिन रात में अ, आप ये सोचिए, जहां से यह बात आई है कि रात में खा लेना चाहिए, वो लोग जरा सोचिए कि पूर्व में जब प्रकाश ये विद्युत बल्ब नहीं था, तो क्या कितनी रात में खाते रहे होंगे वो लोग। वो 9-10 बजे 11 बजे रात नहीं खाते रहे, वो थोड़ा पहले खा ले, मतलब सोने से 3 घंटे पहले ही कम से कम खा लें तो बुरा नहीं है। अगर आप 11 बजे रात खाएंगे तो निश्चित रूप हमारे समझ से ठीक नहीं होगा। सोने से 3 घंटे पहले। थैंक यू सर, थैंक। जी। मौर्य जी, चैट बॉक्स भरा हुआ है आपकी प्रशंसा में और सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। वो जो किताब आपने बताई थी डॉक्टर सुहास क्षीरसागर की, उसका टाइटल लोग जानना चाहते हैं। चेंज योर स्केड्यूल एंड चेंज योर लाइफ। चेंज योर शेड्यूल एंड चेंज योर लाइफ बाय डॉक्टर जी। सुहास क्षीरसागर। क्षीर सागर जी। एनीवन एल्स? और कोई? नरेंद्र वाजपेयी सर। जी यस सर, सर। प्लीज अनम्यूट। सर मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहता हूँ स्पीकर को, बिकॉज वो फुल ऑफ नॉलेज थे। और उन्होंने दो चीज़ें हमें, क्योंकि हम भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो हमें दो चीज़ों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन क्रिएट करके दिया। एक तो ये कि जो चीज़ वो बोल रहे थे उसके पीछे बहुत सारी जानकारी थी, और उसको उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली स्टडी करके चीज़ों को ये लंबे समय में स्टडी किया। वो केवल केवल एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपीरियंस और एकेडमिक्स का वो एक बड़ा मिला जुला रूप थे। एंड सेकेंडली, उसको उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पर लाकर ऐसे टर्म्स यूज किए जो किसी को भी रिलेट करा दे, एकदम याद दिला दे, परमानेंटली उसके दिमाग में बात बैठ जाए। जैसे पेट कड़ा और बड़ा, और उसके बाद ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, तो इजीली वन कैन अंडरस्टैंड। तो ये तो दो इंस्पिरेशन हमने महसूस की। और अभी जो वो कह रहे थे कि जो जब ये लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से जो लाइट पैदा हुई है, तो उसके बाद ही देर में खाने का प्रक्रम शुरू हुआ है। तो ये सैकड़ों साल पुराना मसला नहीं है। तो जो जो सर्कैडियन रिदम है, इसको किनारे नहीं कर सकते। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये सच में बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मुझे याद आता है कि पिछले 10 20 30 साल से शायद रात का खाना काफी देर में, बड़े आराम से जमकर, और रात का खाना सुबह और दोपहर के खाने से ज्यादा शानदार जानदार हुआ करता था, और खूब भरपेट जी भर के खाते थे। और उससे कितना नुकसान उठाया होगा, ये आज महसूस कर पा रहे हैं। तो वो उन्होंने जिन एस्पेक्ट्स को खोला, जिस तरीके से डिस्कस किया, एक चीज जरूर डाइट के बारे में उनसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि जो फैट है उसको किस लेवल तक हम ले सकते हैं, और जो जो फैट है वो हमारे लिए कितना अधिक फायदेमंद है। मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि वो बड़ा स्वादिष्ट भी होता है और अच्छा फील देता है। तो व्हाट अबाउट फैट, उसके बारे में अगर वो कुछ अपनी राय हमें दे सके। देखिए सर, हमारे हिसाब से तो ये है कि सर, वो देखना पड़ेगा कि आप आपकी जो फीलिंग है आपकी है भी कि नहीं। तो वो बुरे बैक्टीरिया की तो नहीं आपको क्रेविंग दिला रही है, भी एक पॉइंट अब बनता है। आपकी फीलिंग हो तो ठीक है। आप एक चेक ये होना चाहिए। दूसरा ये कि वो सैचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, इसेंशियल फैटी एसिड है, या उस तरह से जो ट्रांस फैटी एसिड, बहुत सारे तरह के फैट। अगर गुड फैट है तो बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन टाइमिंग अगर गलत है तो वो भी खराब हो जाएगा। जब क्रेविंग सर, क्रेविंग जो है वो अब तो ये सिद्ध हो गया, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, क्रेविंग हम अपने बस में ही नहीं रहते। बुरे बैक्टीरिया हमें प्रेरित करते हैं कि आप गोलगप्पा खाओ जिससे कि वो जिंदा रहें। ये चाट पकौड़ी खाओ आप, ये मतलब समझिए जो
मतलब कि नमकीन रख देते, महीनों महीने कीड़े नहीं पड़ते, दाल में तो पड़ जाते। तो जब वो जीव, जो सूक्ष्म जीव बेचारे, वो तक उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, हम बड़े समझदार प्राणी, हम उसे खाते हैं। उसमें इतना प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है कि वो कीड़े तक नहीं लगते नमकीन के अंदर, दाल में लग जाते हैं। थोड़ा सा लापरवाही करिए, कीड़े लग जाते हैं। इसका मतलब उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो खाने, वो असल में फूड है। तो भाव यही है हमारा, कहने का मतलब ये कि अगर आप बहुत विकृत करके कोई चीज खा रहे हैं, अब आप तेल को कितनी बार हीट कर रहे हैं, उसमें कितनी बार क्या निकाल रहे हैं, वो कई उसके प्रोसेस भी देखना पड़ेगा ना, कि आप किस तरह खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। नरेंद्र सर, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। अगर वो क्रेविंग है तो ये देखिए, आपकी नहीं है वो बैक्टीरिया, जो खराब वाले बैक्टीरिया हैं वो मांग रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि मेरी इच्छा है या हमारे गट में मौजूद बुरे बैक्टीरिया की इच्छा है। आनंद। यस आनंद। यस सर, थैंक यू मौर्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी। वाकई, नरेंद्र सर ने जो बात कही एकदम सही कही आपने सर। बहुत पढ़ाई करी है, और डेफिनेटली बहुत लोगों को आपने ये चीजें कराई होंगी, तभी आपको इतना इन डेप्थ पता है। सर, हमारे सेशन में आज कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन गट रीसेट के बिता दिए हैं, कुछ लोगों का बिल्कुल शुरू होने वाला है। जी। सो कुछ आप अपनी तरफ से सर ऐड ऑन करना चाहेंगे, जो उन चीज उन लोगों को ध्यान रखनी चाहिए इस कट रीसेट के दौरान? क्योंकि सर मन बड़ा विचलित होता है ना, कि अरे थोड़ी सी पी लेता हूँ चाय, ऐसा क्या हो गया, कुछ तो थोड़ा सा ले लेता हूँ, ऐसा क्या हो गया। सर थोड़ा सा एम्फोसिस की, जो आपने स्ट्रिक्टनेस की बात करी ना, कि 10 दिन या 7 दिन हम लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो कुछ स्पेशल टिप्स उन लोगों के लिए सर। देखिए, हमारे समझ, मैंने बहुत लोगों का गट रिसेट करवाया है, इस समय भी मैं करा रहा हूँ। 72 आवर्स बहुत टफ होते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो 30-30 साल से चाय पी रहे थे, हमने कहा भाई अगर आप चाय नहीं छोड़ेंगे तो जो बुरे बैक्टीरिया है वो कैसे हटेंगे, उनकी संख्या कैसे कम होगी। मतलब बहुत सारे केस में मैंने उनको बोला कि अभी आप 3 दिन के लिए चाय नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपका सब कुछ छूट सकता है। यानी एकदम क्लोज काउंसलिंग में रखते हैं उनको, मोटिवेट किए रहते तो चल जाता है, अगर संपर्क से बाहर चलता है तो वो कभी छोड़ देता है। यानी काउंसलिंग और बहुत ही किसी खास, जिसपे मतलब जो कोच है, जिनकी बातों को उन पे खास असर हो, उनके टच में रहना चाहिए। अगर हम किसी को गट रिसेट करा रहे हैं तो प्राय टच में रखते हैं उनको, संपर्क रहते 72 घंटे। उसके बाद वो खुद ही बोलते हैं कि अब थोड़ी सी, हमारे जस्ट ऊपर रहते हैं अभी भी श्रीवास्तव जी, वो बोले कि उनकी पत्नी, दोनों लोग कह रहे थे, बोले कि हमारी आंखें लाल हो जा रही हैं, इतने सालों से चाय काफी पी रहे हैं, कोई तो पेय चाहिए। तो हमने कहा वैसा कोई पेय पी लीजिए जिसमें इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन जैसे 72 घंटा पार हुआ तो जैसे लगा किसी ऑपरेशन से बाहर आ गए, कहे सर अब रिलैक्सेशन हो रहा है एकदम। अरे ऐसे एक्सरसाइज कर लीजिए, आप कितनी क्लॉट हो जाता है। तो वो तो नेचुरल है ना। ऐसे जब आप इतना बड़ा फर्क डाल रहे हैं, गट की एक सर्जरी हो रही है, एक तरह से बुरे बैक्टीरिया हटाए जा रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, तो थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन उस आंदोलन में कुछ पुरोधा, कुछ विटरन लोग साथ रहते तो उत्साह बड़ा रहेगा, मतलब माइंडसेट सही रहेगा ना। मेरा कहने का मतलब जस्ट काउंसलिंग का विषय है, अगर वो सबमिट करते तो बात मानेंगे, अन्यथा पूरा नहीं कर पाते तभी पार्शियल फायदा तो होता ही है। ऐसा नहीं कि पूरा खराब हो जाएगा, कुछ तो होगा फायदा। जहाँ 100% गटर बह रहा है, टॉक्सिन जा रहा, गलत भोजन जा रहा, वहां पर अगर 80% अच्छा कर दीजिए तो स्पीड स्लो रहेगी ठीक होने की, लेकिन तभी फायदा होगा उतना। ऐसा नहीं कि जीरो हो जाए, लेकिन कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहा। 10 दिन के अंदर एकदम चेंज हो जाएगा व्यक्ति, एक तो विल पावर इतनी बढ़िया हो जाएगी, और फिर आगे उनके हैबिट में आना शुरू हो गया, हेल्दी लिविंग। यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल थैंक यू सही सर, बात थैंक है यू सर। सर। जब हम लोगों ने अपना गट रिसेट किया था तो जी। 3 दिन तो ऐसा लगा कि पता नहीं कोई मुसीबत मोल ले लिया, लेकिन चौथे दिन से फिर जी। इतना बढ़िया हुआ कि फिर चाय को पीना क्या, उसकी ओर देखने का भी मन नहीं होता। तो जितने भी लोग गट रिसेट कर रहे हैं, मौर्य जी की बात ध्यान रखें, थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा शुरू में, लेकिन उसके बाद आपको कष्ट के बाद बहुत आनंद आएगा। बस 3 दिन की समस्या ज्यादा रहती सर। बिल्कुल सही जी। जी। यस। रीता जी।
सर नमस्कार मौर्य सर, आप लोगों को हम लोग बहुत पर्सनली जान रहे हैं बहुत सालों से। विनम्रता पूर्वक एक सवाल ये करना है कि हमने तो गट रीसेट के समय अपनी चाय छोड़ दी, लेकिन होता यह है कि चूंकि हम नेटवर्किंग बिजनेस में हैं, हमें कई घर जाना पड़ता है। तो वहां जब लोग ऑफर करते हैं तो आप क्या टेक्निक अपनाते हैं कि आप नहीं पीते? वो टेक्निक हम लोगों से साझा करिए, क्योंकि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो वंडरफुल है, ये मुझे पता है। रंजना जी के द्वारा भी हमें पता लगा। आप उस टेक्निक को कैसे अपने आप पे इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोगों को बताइए सर। मैम, जो आपको समस्या लग रही है यही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती। मैं अभी बम्बई गया था मीटिंग लेने के लिए, कुछ साल पहले, जब फिजिकल मीटिंग होती थी। और बहुत सारे घरों में गया, वहाँ पे जितने घरों में गया चीनी से सब लोग सहमत हो जाते थे। क्योंकि हम वीगन, हम दूध भी नहीं लेते। ऐसा हम नहीं करें कि दूध खराब होता है। हमें अभी तक दूध ऐसा लगा नहीं कि ठीक दूध है। हम दूध पी सकते हैं। उस गाय की सेवा मैं खुद करूं, बछड़े को भरपूर पिलाऊं तो दूध पीऊंगा, नहीं तो मुझे लगता है कि वो उसके साथ अत्याचार हुआ होगा, इसलिए मैं नहीं पीता। इतनी सी बात है। ऐसा नहीं कि हम दूध से कोई हमारा विरोध है। मैं दूध, तो वहां मैंने बोला कि उन्होंने कहा अरे दूध तो, जितने सवाल उठते हैं चाय पर, दूध पर, चीनी पर, मिठाइयों पर, सबको मैं अवसर में कन्वर्ट कर देता। आप सोचिए, जो व्यक्ति मेरे साथ, जब मैंने उसको बताना शुरू किया कि मैं दूध क्यों नहीं पीता, मैं चीनी क्यों नहीं लेता, चाय क्यों नहीं पीता, तो वो हमारे साथ मेरी गाड़ी से ओपन मीटिंग में चले गए। बोले कि आपके साथ गाड़ी में रहेंगे और सुनेंगे आपको, ये ऐसी बातें तो कोई बताता ही नहीं। मतलब हम लोग नेगेटिव माइंडसेट से पहले चले जाते, करिए हम चाय नहीं पिएंगे तो वो बुरा मान जाएगा। ये आज के 10-15 साल पहले था। अब लोग सचेत हो रहे हैं कि सभी लोग जानते हैं कि चाय वह बहुत अच्छी चीज नहीं है। जब वो कई बार तो सुनते कि आप चाय नहीं पीते तो बड़ी तारीफ करते हो, या तो बड़ा अच्छा। हम, जब मैं कहता हूं मैं पीता ही नहीं भाई, 25-30 सालों से नहीं कभी पिया, और पहले से नहीं पी रहा, तो हमें लग रहा कि हम, हमको तो कभी दिक्कत नहीं आए। मैं उनसे कहता हूँ भाई चाय मैं नहीं पीता। अब तो मैं उसी गट से रिलेट करके जब बातें बताता हूँ तो वहाँ गट रिसेट की बात शुरू हो जाती, हेल्दी डाइट की बात शुरू हो जाती, फिर हम जिस ले गए वही बात शुरू हो जाती, अच्छी अप्रोच हो जाती, फिर माइंडफुल मॉर्निंग हम अप्रोच कर लेते। हमको लगता है कि वो मतलब कि इन सब बातों को अवसर में कन्वर्ट करने की कला होनी चाहिए। हम तो कर लेते। कोई व्यक्ति, आज तक मुझे कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई बुरा नहीं मानता, हमको और ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और मानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो स्ट्रिक्ट हैं और जो पूरी तरह से कमिटेड अपने कॉन्सेप्ट पे और मिशन पे। हमको लगता है उनकी नजर में हमारी वैल्यू और बढ़ जाती है। हमको तो ऐसा लगता है, कभी ऐसा आज तक एक परिवार नहीं मिला कि मैं चाय नहीं पिया इसलिए हमारे बिजनेस में नहीं आया। वो बिजनेस में ना आया होगा, उसके तमाम अन्य फैक्टर है। हमको तो कोई आज तक दिक्कत ही नहीं हुई। असल में ये समस्या हमारे अंदर है, हम रिफ्लेक्ट करते कहीं बाहर नहीं। मुझे ऐसा लगता है। अब क्या, जब अंग्रेजों के पहले कोई समाज नहीं हुआ होता था। अरे हम जो अब गट की समस्या आ रही, हेल्थ इस तरह से खराब हो रहा है। अभी पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था कि 20 साल बाद ऐसा होने जा रहा है, जब ये 2000 में बच्चे पैदा हुए, जब 2040 के आसपास 40 साल के हों, जो रात भर जग रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, जंक में चल रहे हैं, ऐसे मतलब कि गस खा खा गिले गिरेंगे सड़कों पे और गाड़ियां उठाएंगे, उनका हेल्थी स्पैन बहुत कम हो जाएगा। अगर हम इस चीज को पूरी तरह से अच्छे से कम्युनिकेट करें तो, बल्कि अगर हम ऐसे सुपरफिशियल बताएंगे तो कोई नहीं मानता। जब हम उसे साइंटिफिक तरीके से रिसर्च बेस बता दे, भाई कहाँ है आप, तो वो स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसे एक आध लोग भी मिले हमें, जब मैं उनको बताने लगा तो बोले ना 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 मौर्य जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन अब इसके आगे मत बताइए, अभी मेरा खाने का समय है। कम से कम 50 साल तो खाओ लूँ, पता नहीं आगे जिंदा रहूं कि नहीं। मैं ये घास फूस नहीं खाना चाहता, मैं बहुत ढंग की चीज खाना चाहता हूँ। हस्बैंड वाइफ बच्चे समेत इलाहाबाद लखनऊ जाते, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते। और लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ, जिस दिन यह बात हुई तो उसके 3 साल के अंदर ही उनको क्या क्या हो गया है और कितना परेशान है, कितना फोन करते हैं मौर्य जी क्या करें। तो जो कहते हैं कि सब
मस्त रहेंगे, खाइए पीजिए मस्त रहे। उनको जब स्थितियां खराब होती ना तो जैसे गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, जिंदगी मिल जाए, पैसा चाहे पूरा चला जाए। हकीकत में कम्युनिकेशन आए आए ना, तो ये सारी चीज चुटकियों में सॉल्व होती, हम तो अवसर में कन्वर्ट कर देते, इतना कॉन्फिडेंट रहते। हम तो यही करते हैं। शेष अपना अपना तरीका हो सकता है, हम जो करते हैं वो बता रहा हूँ मैम, मैं अपना बता रहा हूँ, आप बताइए। बिल्कुल सही। तो रीता जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला। जितना हम कॉन्फिडेंट होंगे, जितना हम अपने जो हमारा जो रूटीन है, जो हमारे डाइटरी हैबिट है, उस पर जितने हम दृढ़ रहेंगे, उतना ही बल्कि संबंध और बेहतर होंगे। इसमें अब एक चीज है मैंने देखा, अगर आप एक बार भी ब्रेक कर दीजिए तो वही आदमी हावी हो जाए। देखिए इनके यहाँ खाली, हमारे नहीं खाए, जीरो टॉलरेंस पे अपनाते तो हर कोई सपोर्ट करता है मेरा। अरे वहां तो खा लिए थे इतना, आप आज कहीं नहीं खा रहे हैं। करप्ट थोड़ा हुए पूरा बहुत ज्यादा करप्ट लोग कर देंगे आप। बिल्कुल सही बात मोहरा जी, इतना अपना बना दीजिए कि वो उस घर में जब आप जाइए तो भाई तो चाय नहीं पीते, इनके लिए कुछ और बनाओ। सीधी सी बात। चलिए, जब और मैं किसी। मीटिंग लेने गया था सर, अंधेरी में मीटिंग ले रहा था, वहां पर वो गुप्ता जी जो डायमंड है, विजय प्रकाश, अब वो कहे वो चाय लाए, वो केन लाए, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक फलाना ने, हमने कहा ये बिस्किट और चिप्स फलाना, हमने कहा ये सब मैं कुछ नहीं खाता। तो नहीं खाता, फिर क्या हुआ, हमें जूस लेके आए। तो आप खराब रिजेक्ट करेंगे तो वो बहुत सारी अच्छी चीजें आती थी। हमने कहा देखिए अगर वो सब खा लेते तो नहीं अच्छी चीज कहाँ से मिलती है, वो अपने ऊपर सब मिलता है।